ब्रोकर जो होते हैं और डेवलपर दोनों की माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? ब्रोकर ये सोचता है कि यार मैं इसको बेच देता हूँ। डेवलपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि आप किसी को ड्रीम हाउस दे रहे हो, उसकी जिंदगी भर की कमाई और आपके प्रोजेक्ट में दे रहा है, तो वो डेवलपर और ब्रोकर को तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। अच्छा, कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो क्या देखना चाहिए कस्टमर को सबसे पहले? फर्स्ट लोकेशन। तो ब्रांड तो जैसे मान लो अभी आपका नया प्रोजेक्ट है तो कैसे कोई बिलीव करेगा कि नया प्रोजेक्ट है, अभी कैसे ऐप जाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डिले होता है। अगर कुछ भी डेवलपर प्लस माइनस करता है तो आप रेरा में कंप्लेन करोगे तो डेवलपर को फाइन लगेगा। तो क्या सॉल्व होती है रेरा में एक्चुअल प्रॉब्लम? 100%। और आज भी देखा जाता है कि बहुत सारे बिल्डर बहुत डिले करते हैं। एक डेवलपर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? ज्यादातर लैंड क्लियर कराने में। लैंड क्लियर क्या होता है? लैंड में कैसा होता है कि जैसे डेवलपर ने आज लैंड ली, लैंड क्लियर है, उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं खाली लैंड क्लियर करने में। आपके फादर तो लॉरी चलाते थे, हाथ गाड़ी, और आप वहाँ से बहुत दूर निकल गए सर। अच्छा, मैंने ये सोचा कि मैं गरीब पैदा हूँ, गरीब मरूंगा नहीं। रोशन शाह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे टेंशन हो गई सर। पूछो क्यों? क्यों? लोगों को ना जिंदगी में सब कुछ मिलता है, स्पून मतलब ये बेटा ये ले ले ये ले ले ये ले ले, फिर भी लोग बोलते हैं यार बहुत टेंशन है ज़िंदगी में, काम नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, ढिमका नहीं हो रहा। आपके फादर तो लॉरी चलाते थे, हाथ गाड़ी, और आप वहाँ से बहुत दूर निकल गए सर। मेहनत बहुत लगी। तो टेंशन में रही होगी उन लोगों को देख देख के जिनको सब कुछ मिला है फिर भी वो कंप्लेन करते रहते हैं, और आज आप इस स्टेज पे हो सर, तो फिर कैसे है? जीवन में जब मैंने ये सोचा कि मैं गरीब पैदा हूँ, गरीब मरूंगा नहीं, तो आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बट मैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब से मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि बॉस, ये सोचा है मैंने, आज नहीं, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, बट वन डे क्रिएट हिस्ट्री। तो वो कर कर के मेरे को ऐसा हुआ कि भाई हम यहाँ तक मैं पहुँचा। मैंने मैनिफेस्ट बहुत किया और उसके लिए मैंने बहुत बहुत डेडिकेशन से मैंने काम भी किया। ऐसे नहीं कि एक ही दिशा में जा रहा हूँ और जा रहा हूँ। विथ क्लैरिटी, फोकस, कंसिस्टेंसी के साथ मैंने काम किया और मैं आज यहाँ पे हूँ। और रोशन जी, दिल छू लिया आपकी एक बात मेरे को, ये आपने स्टेटमेंट दे दिया ना, गरीब गरीब पैदा हुआ पर गरीब मरूंगा नहीं। ये सिर्फ मैंने खुद ने यूट्यूब में देखा था कि लोग ऐसे बोलते हैं, पर मैं किसी व्यक्ति से पहली बार रूबरू मिल रहा हूँ। और इस सब फाउंडर को मैं 5 बार क्या 50 बार बोलना चाहता हूँ ये बात को, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी लाइफ में। अगर आपको सब कुछ मिला है और आपको और बहुत कुछ चाहिए तो भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा सर, रियल एग्जाम्पल है। और उन लोगों के लिए आप रियल एग्जाम्पल हो सर, जो वास्तव में गरीबी की रेखा से ऊपर उठना चाहते हैं। गरीबी तो एक वैसे अभिशाप ही मानी जाती है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बट आपने वो बैरियर तोड़ दिया सर। ये एक माइंडसेट पहले बताओ आया कहाँ से यार? क्यों आपने ये स्टेटमेंट बोला कि गरीबी में पैदा तो हुआ हूँ पर मैं गरीबी में मरूंगा नहीं? मेरे पापा जो है लारी चलाते हैं। अब उनका जो इन्वायरमेंट है, जो उनका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, बिकॉज ऑफ उनका जो सर्कल है तो वो वही माइंडसेट रखते हैं कि भाई उतने में ही है। तो वो ये बोलते थे कि बेटा जितना चादर हो ना उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो मैं वो टाइम पे भी बोलता था पापा कि चादर नहीं ले सकते बट पैर कैसे हम छोटा करें। तो ये मेरा मानना ये है कि आप 20 साल में करीब हो तो आपकी गलती नहीं है, आपके फादर की गलती है। 25 साल में आप गरीब हो तो सोचो थोड़ी गलती आपकी है। बट आप 30 साल में भी आप गरीब हो, 100% आपकी ही गलती है। फादर ने आपके लिए कुछ नहीं किया। बाप ट्राई करता है बेटे को बेस्ट चीज करे, बेस्ट एजुकेशन दे, बेस्ट उसके लिए फादर बने। वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं बट वो नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। वो गरीब थे, इट्स ओके, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके फादर गरीबी में ना मरे। ये मेरा माइंडसेट क्लियर था। देन आफ्टर फुल लर्न डेडिकेशन और बहुत स्ट्रगल करके आया हूँ यहाँ पे।
कोई ऐसा नहीं है कि मेरे तुक्का लग गया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ऐसा नहीं। मतलब ट्रेडिंग वाली बात नहीं है कि ट्रेडिंग करी और करोड़पति बन गए। रातों रात कुछ नहीं हुआ, ये रात 10 साल की है। लोगों को ऐसा होता है कि अभी यार रोशन ये बन गया, बट ये 10 साल की रात है, एक दिन की है ही नहीं कि भाई आज मैंने ट्रेड किया कल आ गए, ऐसा नहीं है। ये और धंधा है ना, आपसे टाइम मांगती है, आप डेडिकेशन, आप अच्छे से काम करो, एकदम क्लैरिटी से काम करो, अच्छा काम करो, तो 100% पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। ये वास्तव में बात तो बहुत गजब हो गई ट्रू कि हीरा जो बनता है ना वो बहुत कोयला तपती भट्टी में एकदम बनता है, तभी वो हीरा बनता है, बाकी वो बनेगा नहीं हीरा। मतलब जिस आदमी ने मतलब अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं देखा है, कोई चीज़ें नहीं करी है, तो वो जो निखार के बाहर आने वाली चीज़ है ना वो नहीं आ पाएगी। मतलब आप देखोगे ना कुछ रिच किड्स वालों को, मतलब जो एकदम पैसा वैसा लेके पैदा हुए हैं और गजब बहुत अयासी में जिए, उनकी ज़िंदगी कुछ खास सिर्फ गाड़ी दिखा के घुमाई फिराई दिखा के वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, और उनकी ज़िंदगी में चमक नहीं है। क्या बोलते हो आप? जिसको मिल गया है तो कहीं ना उसके पास डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने उसको बना के दिया है, तो कहीं ना कहीं उसके पास उतना स्किल नहीं डेवलप कर पाता है वो। और जो जिसके पास नहीं है वो स्ट्रगल से दुनिया को देखते हैं और वहां से कहीं ना कहीं वो बना सकता है या बनाता है। स्ट्रगल का भी अपना बड़ा मजा है। अरे वो तो लाइफ ही अलग है बॉस। सक्सेस मेरा मानना ये, सक्सेस जो है वो के लोग सबके लिए सक्सेस की मीनिंग अलग अलग है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने 500 करोड़ में से 5000 करोड़ बना लिया, नॉट नॉट लाइक दैट सक्सेस, बिकॉज ऑफ रीजन कि किसी के पास 500 रुपये नहीं थे और 5 करोड़ बनाया, तो दैट्स कॉल्ड सक्सेस बॉस। उसके पास 500 नहीं थे, उसने 5 करोड़ बनाया। आपके पास 500 करोड़ थे ना, आपने 5000 करोड़ बनाया। वो 5 करोड़ में से वो 500 करोड़ कल बना देगा, बिकॉज ऑफ रीजन उसके पास स्किल है, उसने बनाया अपने आप। अच्छा, आपकी लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा? मतलब जैसे पापा को लॉरी चलाते हुए देखते थे आप, मैं बिजनेस की बात तो आपसे थोड़ी बाद में करूंगा। देखो पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि फाउंडर ड्रीम का मकसद ही ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो पहले तो आपको जान लें कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों करना चाहते हो। फाउंडर ड्रीम का मकसद पहला, तो उसको फुलफिल कर लेते हैं। तो जब फादर को लॉरी चलाते हुए देखते थे तो कैसा फील होता था, और कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा यार नहीं यार अब फादर लॉरी नहीं चलाएंगे? मैं तो बचपन से, क्योंकि हम लोग एक मतलब मिडिल क्लास तो बोल ही नहीं सकते, हम तो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे मैं लारी पापा चलाते थे। मैं आपको ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ आपको कि मैं एक गुजराती स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं। मैं मेरी एजुकेशन जो है कोई टॉप स्कूल में नहीं हुई है, एक गुजराती स्कूल में, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई है। पापा ने वहाँ पे, अब मैं उस टाइम पे भी ये सोचता था यार पापा नहीं कर पाए, बट वो वहाँ पे स्टॉप नहीं करना मेरे को, वो चेन मुझे तोड़ना है। एक बंदा पूरी फैमिली में ऐसा होता है जो वो गरीबी की रेखा तोड़ देता है, वो मेरी फैमिली में से मैंने किया। पहला काम क्या किया फिर आपने सबसे पहले स्कूल स्कूल से निकलने के बाद में? कॉलेज में मैं अहमदाबाद कॉलेज में गया। कॉलेज में गया तो फुल स्ट्रगल वाली लाइफ थी, क्योंकि पैसे इतने मिलते नहीं थे, तो पॉकेट मनी नहीं मिलता था। तो मैं वोडाफोन हाउस में, मैं उस टाइम पे 2015 में मैं वोडाफोन में जॉब दिलवाने का काम करता था, मतलब पार्ट टाइम। तो मुझे पर उसमें मुझे इंसेंटिव वो लोग देते थे पार्ट टाइम में। देन आफ्टर मैंने भी उसके बाद मैंने इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन किया। देन आफ्टर ज्वाइन टोयोटा। उसके बाद मेरे को वहाँ से पिक किया किसी डेवलपर ने कि आप बहुत अच्छी स्पीच है आपकी, आप गुड लुकिंग हो। तो वहाँ से उसने मेरे को ऑफर 4 टाइम सैलरी ज़्यादा पे किया उसने मेरे को। तो वहाँ से मैं रियल एस्टेट में आया। और वहाँ से आपकी खुद की कंपनी बना दी? यस, वहाँ से मैंने प्रेस्टीजियस रियल्टी की नींव डाली। प्रेस्टीजियस रियल्टी कंसल्टिंग कंपनी है, वो मैंने 2018 में चालू की अहमदाबाद में। और धीरे 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 धीरे, और सबसे डेंजर बात, मैंने जॉब छोड़ने के बाद प्रेस्टीजियस रियल्टी चालू किया, तब मेरे को 8 लाख रुपीस का लॉस हुआ। कितना? 8 लाख, मेरे पास सेविंग ही 14 लाख थे। 8 लाख रुपए का लॉस हुआ प्रेस्टीजियस रियल्टी में, बिकॉज ऑफ रीजन
क्योंकि मेरा धंधा नहीं हुआ, क्योंकि आप किसी फील्ड में नए हो तो रातों रात धंधा नहीं बनता। मेरे को 6 महीने तक धंधा ही नहीं हुआ कुछ, तो मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया, पर मेरे पास कुछ दूसरा विंडो था ही नहीं, या तो आगे जाओ या मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था एक्चुअल में कि मैं पीछे आ सकूं। मैं ये सोचा कि भाई 14 लाख थे, 8 लाख चले गए, 6 लाख है, तब तक करता हूँ, नहीं तो बाद में जॉब कर लूंगा। धीरे धीरे किया, नाउ सुपर। वाह यार सर, मतलब आप खुद का आप शाह ग्रुप है, डेवलपर हो आप। राइट नाउ आई एम डेवलप। को जो मेरा भी सपना है मैं डेवलपर बनूं, फर्स्ट टाइम डेवलपर बनूं, मतलब कि लोगों को घर दिलाऊं, प्लॉट दिलाऊं, बढ़िया बढ़िया अच्छे, अच्छा मिले, बन सकते हैं क्या? 100%। आप में अगर मतलब आप में जिगरा है ना, तो कुछ भी कर सकते। बस यही चीज होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ भी नहीं चाहिए बॉस, आप में रिस्क लेने की ताकत है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और डेवलपर है ना बॉस, डेवलपर का है ना, आपको अगर मैनेज करना आता है ना, तो आप डेवलपर बन सकते हो। मैनेज किसको करना? आर्किटेक्ट को मैनेज करना है, प्लान पास वाले को मैनेज करना है, लैंड लेनी है आपको, मैनेज करना आना चाहिए। अच्छा रोशन जी बताओ, ये ब्रोकर ब्रोकर जो होते हैं और डेवलपर, दोनों की माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? ब्रोकर ये सोचता है कि यार मैं इसको बेच देता हूँ, वो उतना ही सोचता है कि मैं बेच के, ठीक मैं बेच देता हूँ और बेच के मैं अपनी कंसल्टिंग फीस लेता हूँ। डेवलपर एक्चुअल में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। क्यों? क्योंकि आप किसी को ड्रीम हाउस दे रहे हो, उसकी जिंदगी भर की कमाई और आपके प्रोजेक्ट में दे रहा है, तो वो डेवलपर और ब्रोकर को तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो दोनों का माइंडसेट तो 100% डिफरेंट ही है। ब्रोकर और डेवलपर में जो डिफरेंस है, ब्रोकर क्या है कि अभी आज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसको फटाफट बेच के निकलना है, उसको कमीशन चाहिए, फास्ट बेचना है, फटाफट बेचना है। बट डेवलपर को क्या है कि उसको प्रोजेक्ट बनाना है, अच्छा डिलीवरी करना है। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ पे जिन्होंने पैसा डाला है, उसको एक बेस्ट क्वालिटी देना है, बेस्ट लिविंग देना है। तो उसको पोजीशन से लेके, उसको मेंटेनेंस से लेके, उसको लाइफ टाइम तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो डेवलपर, मेरे हिसाब से डेवलपर का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। ज़्यादा बड़ा रोल होता है डेवलपर का, मतलब ठीक है, मतलब ब्रोकर का भी अपना रोल होता है, वो बेचेगा नहीं तो आपका आप बना के करोगे क्या? डेवलपर का ये होता है कि व्हाट ऑब्वियस है कि उन्होंने बना, आज लैंड लेना, बनाना, प्लान पास करना, रेरा में जाना, सब। ब्रोकर का क्या है? बेच दिया, कमीशन लिया, निकल गया। अच्छा कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो क्या देखना चाहिए कस्टमर को सबसे पहले उसके पास? फर्स्ट लोकेशन, सेकंड ब्रांड। ये दोनों चीज़ देखनी चाहिए, लोकेशन और ब्रांड। तो ब्रांड तो जैसे मान लो अभी आपका नया प्रोजेक्ट है, तो कैसे कोई बिलीव करेगा कि नया प्रोजेक्ट है, अभी कैसे पे जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, डिले होता है। पर हम लोग ये ट्राई करते हैं कि भाई डिले ना हो, क्योंकि अब डिले इसलिए नहीं होता है क्योंकि 2016 के बाद रेरा आ गया है। और रेरा आ गया है तो ये बायर एंड डेवलपर दोनों के बीच की जो कड़ी है वो रेरा है। अगर कुछ भी डेवलपर प्लस माइनस करता है तो आप रेरा में कंप्लेन करोगे तो डेवलपर को फाइन लगेगा। तो क्या सॉल्व होती है रेरा में एक्चुअल प्रॉब्लम? 100% सोलो। और आज भी देखा जाता है कि बहुत सारे बिल्डर बहुत डिले करते हैं। अहमदाबाद में 99% ऐसा नहीं होता है। दिल्ली, गुड़गांव, तो यहाँ पे डेवलपर का ये सब प्रॉब्लम है। स्टिल हो रहा है यहाँ पे? अहमदाबाद, नहीं नहीं, ये गुड़गांव में। गुड़गांव, दिल्ली में तो होता है। आप देखो ना तो 70-80% डेवलपर जो आज भी जेल में है, जो ऑलरेडी गुड़गांव दिल्ली की जो डेवलपर है, जो पास्ट हिस्ट्री आप देखो तो आप देखोगे तो वो लोग को डीले, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम, तो वो लोग ऑलरेडी जेल में है। वो अहमदाबाद, गुजरात के कोई भी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ रीजन गुजरात में ना लोग रिलेशन बिलीव करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। वो उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट इतना होता ही नहीं है, क्योंकि पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि रिलेशन है, आज पैसा नहीं है पर रिलेशन है तो कल पैसा बना लेगा। तो गुजरात में ये माइंडसेट है। रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लोग, और उससे धंधा बिल्ड हो जाता है। 100%। अगर आपसे मेरा रिलेशन है तो मैं 100% बोलता हूँ कि आज आपने नहीं लिया कुछ, कल आप ट्राई करोगे कि हाँ यहाँ पे लो, आप एक बार देखोगे तो सही, बट रिलेशन से धंधा बनता है। रोशन जी एक बात बताओ, फिर स्टिल लोग है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा डेवलपर के पास ही जाना चाहते हैं, छोटे डेवलपर के पास जाने से फिर भी डर रहे हैं।
ऐसा क्या माइंडसेट है, क्यों डर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा डरना नहीं चाहिए। लोगों को एक्चुअल में जो रेरा आ गए प्रोजेक्ट में उसमें बुकिंग करना चाहिए। डेवलपर छोटा बड़ा नहीं होता है, वो बड़ा डेवलपर भी पहले छोटा था तब आज बड़ा बना। तो आप छोटे डेवलपर के पास जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसके रिलेशन निकाल के जाओ कि भाई वो रिलेशन में आप इसको जानते हो, तो आपको लग रहा है कि ये लोकेशन की चीज़ है तो ही आप परचेज करने जा रहे हो। तो आप वो डेवलपर को किसी के थ्रू रिलेशन या कंसल्टेंट के थ्रू आप जाओ, जो टॉप कंसल्टेंट है वो आपको राइट गाइड करेगा कि ये डेवलपर के पास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो टॉप डेवलपर और मतलब छोटा बड़ा डेवलपर कुछ नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, आज जो छोटा है कल बड़ा बनेगा। एब्सोल्युटली राइट। तो मेरा ये मानना है कि आपको टॉप कंसल्टेंट चूज करना चाहिए कुछ भी बाय करने के लिए, तो आप अच्छी चीज बाय कर सको, छोटा डेवलपर हो या बड़ा डेवलपर हो, किसी के थ्रू। अच्छा, आपकी क्या लर्निंग है लाइक की, मतलब डेवलप प्रोजेक्ट में जब से आप आए हो रियल एस्टेट में, क्या सीखा आपने इससे? मैं रियल एस्टेट में आके ये सीखा कि यार बॉस, रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। कि रिलेशन अगर है आपका तो बॉस सही में आप एक धंधे से आप कंटिन्यू 10 धंधा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कंसल्टिंग, जब रियल एस्टेट कंसल्टिंग कर रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को मैंने एक फ्लैट दिया तो उसने पूरे ग्रुप में 10 फ्लैट लिए बिकॉज ऑफ रीजन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की वजह से ओनली। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट है अभी? ये हम फर्स्ट प्रोजेक्ट तो अभी कितना कंप्लीट हो गया है, क्या चल रहा है प्री लॉन्च पे। अभी प्री लॉन्च? प्री लॉन्च और कितने प्रोजेक्ट बनाने का मिशन विजन है आपका? नहीं सर, मल्टीपल आएंगे। और मेरा ऑलमोस्ट ये ईयर में भी सेकंड प्रोजेक्ट तो लाइनअप ही है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होती है कस्टमर जब बाय करता है? तो मतलब लैंड की दिक्कत होती है या फिर डीले की दिक्कत होती है, क्या है सबसे बड़ी दिक्कत किसी को जब कोई प्रोजेक्ट परचेज करता है तो? सबसे बड़ी दिक्कत कस्टमर को मेरे हिसाब से वो पोजीशन में दिक्कत आती है, और जो कमिटमेंट डेवलपर करते हैं ना वो फुलफिल नहीं करते। हाँ, अभी बोला हो कि भाई मैं पोजीशन 3 ईयर में दे रहा हूँ, वो 4 साल चला जाता है। तो कस्टमर का प्लान होता है कि ये 3 साल में पोजीशन आएगा तो मैं वहाँ रहने जाऊँगा। वो प्लान करता है कि यार मैं रेंट पे अभी रह रहा हूँ तो मैं 3 साल में मूव करूँगा, तो वो 3 साल की जगह 4 साल पे चला जाता है। तो ये डिले होता है, उसके वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कोई हिडन कॉस्ट भी होती है क्या, मतलब जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हो क्या क्या हिडन कॉस्ट होती है? ओडा जी भी लेते हैं, लाइक ईएमसी चार्ज, और आपका स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, लीगल चार्ज, ये हिडन चार्ज है सर। जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो एक्चुअली इसकी बनाई कॉस्ट कितनी पड़ती है एक डेवलपर को, एक अंदाजा अगर अपन ले, अगर 1 करोड़ की सेल कर रहा है तो कितने बनाता होगा? ये मैं जेन्युइनली आपको बोलूँ ना तो मेनली इसका कॉस्टिंग है ना लैंड पे होता है, किस लोकेशन की लैंड है। अगर लोकेशन, अगर आपने बहुत प्रीमियम लोकेशन की लैंड है तो डेवलपर 100% उसको यार ऑलमोस्ट 75-80 लाख में तो उसको घर में ही पड़ता है। 75-80 लाख घर में पड़ता घर में ही पड़ता है। है, और लैंड की कॉस्ट अगर कम है तो? हाँ, तो उसको बहुत 50 लाख, अगर 1 करोड़ में बेच रहा है तो 50 लाख में पड़ेगा उसको। और हमने तो सुना था कि अगर कोई 1 करोड़ का घर बेच रहा है तो उसको 30-40 लाख रुपए ही पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट के भी हिडन चार्जेस बहुत है। रेरा में आपको पैसा देना पड़ता है, प्लान पास में पैसा देना पड़ता है, आर्किटेक्ट को पैसा देना पड़ता है, हर जगह पे गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। तो दैट्स वाई जो प्रॉपर्टी के कॉस्टिंग है ना वो बढ़ जाते हैं। एक डेवलपर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? ज़्यादातर लैंड क्लियर कराने में। लैंड क्लियर का क्या होता है? लैंड में कैसा होता है कि जैसे डेवलपर ने आज लैंड ली तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में ही, उसको डॉक्यूमेंटेशन में जैसे कि लैंड क्लियर है उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं खाली लैंड क्लियर करने में। लाइक टाइटल आ गया, दैट मीन्स कि लैंड क्लियर है। उसके बाद प्रोसेस होती है प्लान पास, उसके बाद प्रोसेस होती है रेरा, तो उतने में तो डेवलपर को 1 साल निकल जाता है। अगर गवर्नमेंट ये प्रोसेस को अगर फास्ट कर देना तो डीले प्रोजेक्ट होगा ही नहीं। 1 साल तो आपने इसमें ही निकाल दिया। अगर 1 साल आपने नहीं निकाला होता तो बट ऑब्वियस वो 3 साल की जगह 3.5 साल होता, पर प्रोजेक्ट उस टाइम पे मिल जाता। 3 का 4.5 नहीं होता, नेवर। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ करना चाहिए। अभी भी स्मूथ नहीं है ऐसा लगता है? राइट नाउ अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, पर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाए। तो आपको कितने साल लगे सब सीखने में, जब डेवलपर आप खुद बन रहे थे, क्योंकि आप तो फर्स्ट डेवलपर हो, तो कितने साल लग गए आपको सीखने? मेरे को रियल एस्टेट कंसल्टिंग करते मेरे को 7 ईयर हो गए, तो मैंने उसी जर्नी में सब सीखा है कि कैसे क्या होता है। अगर रियल एस्टेट कोई भी कंसल्टेंट है
टॉप कंसल्टेंट, उसको हर चीज़ पता रहता है कि भाई प्लान पास कहाँ से होता है। अब बेच ही रहे, अगर मैं फ्लैट बेच रहा हूँ तो मेरे को पता है कि भाई फ्लैट बेच रहा हूँ तो लैंड कैसे क्लियर होता है, लैंड में प्लान पास कैसे होता है, कैसे रह रहा आएगा, आर्किटेक्ट क्या करता है, क्या चार्जेस आएंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग क्या आएगा, तो वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को 99% पता ही रहता है। तो ये अगर किसी को सब ये चीज अगर पता हो तो क्या वो डेवलपर बन सकता है? बट वो मेन चीज वो है कि उसमें रिस्क लेने की ताकत कितनी है। हर मतलब मैंने ये रिस्क लिया तो मेरे में ये दम है कि मैं बेच दूंगा, तभी मैंने रिस्क लिया। पर बिक तो जाएगा ही ना, रियल एस्टेट की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो नहीं बिकती है? बट रीजन ये है कि कितने टाइम में आप बेचोगे, टाइम मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। कैसे, थोड़ा समझाओगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ तो आप दुबई का रियल एस्टेट आपको पता है वर्ल्ड वाइड कितना टॉप है। अब दुबई में क्या होता है कि आपने लैंड आज ली, उन्होंने उन्होंने 1 महीने में लॉन्च कर दिया, प्री लॉन्च। अब प्री लॉन्च कर दिया ना, प्री लॉन्च में उसके इतने बुकिंग हो जाते हैं तो लैंड का कॉस्टिंग भी निकल गया। और लैंड पे उन्होंने गवर्नमेंट की फंडिंग भी ले ली, तो गवर्नमेंट की फंडिंग ले ली तो लैंड का तो पैसा दे दिया उसको, और आगे उन्होंने जो बुकिंग अमाउंट लिया, फॉर एग्जाम्पल अभी 2 करोड़ का विला है तो 30% तो अपफ्रंट ले लेते हैं। हाँ, अभी 1 करोड़ का फ्लैट है, 30% लिया, 30 लाख रुपए तो घर में आ गए। पर ये तो सबसे बढ़िया बिजनेस हो गया ना फिर तो, अगर रियल एस्टेट का बोलो। सबको, सारा एंटरप्रेन्योर को रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना चाहिए। सर पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे ना, हर टॉप बंदा जो टॉप पे है अभी, वो हर कोई रियल एस्टेट करता है। किसी भी नाम को ले लो आप, हर बंदा रियल एस्टेट में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह पे आप देखोगे टॉप पे जितने भी बंदे हैं वो रियल एस्टेट में है। बिकॉज ऑफ रीजन, यहाँ पे क्या है, पैसा अनस्टॉपेबल है बट रिस्क भी उतना है। वाह। तो अभी आपके फादर वगैरह मतलब कैसे है, अभी आपको कैसे देखते हैं आपको? पहले से तो नज़रिया चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले अलग थी, अभी अलग है। तो पापा बहुत हैप्पी हैं। तो अभी कैसा दिन निकलता है, क्या करते हैं अभी? पापा एक्चुअल में सूरत रहते हैं, मैं अहमदाबाद अकेले ही रहता हूँ अभी भी। स्ट्रगल टाइम में भी अकेले रहता था, अभी भी मैं अकेले ही हूँ। पापा को मैंने बोला आप अहमदाबाद आ जाओ, लेकिन पापा को वहाँ का वो उनके ही मतलब जो है उनमें उनको अच्छा लगता है, उनकी कम्युनिटी में? हाँ बस उनको, इसीलिए वो अहमदाबाद मूव नहीं हो रहा है। अच्छा, इतने सालों में आपने क्या सीखा लाइफ से? मैंने इतने सालों में जेन्युइनली अगर बोलूँ ना तो मैंने ये सीखा कि सम टाइम है ना कि आपको है ना लाइफ में जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि मैं ये यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आप है ना वो जर्नी का मजा लो। आज टुडे, आज आपका दिन कैसा है, लोग क्या प्लान करते हैं, फॉर एग्जांपल कि प्लेट में खाना पड़ा है तो वो सोच रहे मैं शाम को क्या खाऊंगा, वो सोच में अभी का खाना तो खा लो आप, फिर शाम का सोचो। तो लोग कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है कि लोगों को अभी का सोचना चाहिए, बाद का बात हो जाएगा। फ्यूचर का ज्यादा सोच रहे हैं। हाँ, लोग बाद का सोच रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो बूम आया ना रियल एस्टेट में, वो कोविड के बाद आउटस्टैंडिंग जो रियल एस्टेट एकदम टॉप पे गया। क्यों गया, क्या गया? कोविड में लोग घर पे बैठे, लॉकडाउन रहा, घर पे बैठा, वो सोचे यार 3 BHK है, अभी 3 BHK ये छोटी साइज है, फर्नीचर मैंने अच्छा किया होता, मैंने थोड़ा बड़ा लिया होता, मैंने बंगलों में गार्डन अच्छा किया होता, मैंने बंगलों में ये किया होता। तो लोगों ने जो 2 BHK में रहते थे वो 3 BHK में मूव हुए, 4 BHK वाले 5 BHK में मूव हुए, बंगला वाले जो हाई बड़े बंगलों में मूव हुए। तो वहाँ पे रियल एस्टेट में बूम आया। लोगों को कोविड ने ना लाइफस्टाइल सिखाई। आप कोविड के बाद देखो ना तो लोगों ने लाइफस्टाइल के पीछे बहुत खर्चा किया, अपने घर के पीछे इतना खर्चा किया, अपने कार के पीछे इतना खर्चा किया, एंड फिर आफ्टर उसके बाद भी अपने लाइफस्टाइल पे बहुत स्पेंड करते हैं। क्यों? कोविड में आप देखोगे ना तो लोगों के पास बैंक में करोड़ों थे, लेकिन क्या करेंगे करोड़ों का, कुछ नहीं कर पाए। तो ये लोग, कोविड ने एक चीज लोगों को ये सिखा दिया कि आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा जियो। अच्छा, रियल एस्टेट के अंदर कोई, आप इतने सालों से रियल एस्टेट की कोई ऐसी बात जो सारे डेवलपर छुपाते हैं और कोई बताता नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं है जो नहीं, एक्चुअल में डेवलपर हर चीज़ बताता है, बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है। बट ये है कि मैं एक बात बोलता हूँ,
ओडा जीबी जो डेवलपर लेते हैं ना, पूरे इंडिया में जो ओडा जीबी लेते हैं अदर चार्जेस के नाम पे, वो गवर्नमेंट में कभी जाता ही नहीं है। वो डेवलपर का ही बेस्ट प्रॉफिट वही है, मेन प्रॉफिट ही वो ओडा जीबी है। क्या होता है ओडा जीबी? इज लाइक एएमसी चार्जेस एंड जीबी चार्जेस जो पर स्क्वायर फुट पे 1000 रुपीज, 15,000 रुपीज, 1500 रुपीज, सॉरी माई मिस्टेक। तो वो चार्जेस होते हैं पर स्क्वायर फुट पे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट लिया, अब 1500 रुपया पर स्क्वायर फुट पे, अब गिन लो ओडा जीबी कितना रुपया हो गया। इंटू 2000, 1500 इंटू 2000, हाँ कितना अमाउंट हो जाएगा, वो कमाते हैं। हाँ, एक ही रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी तो बहुत हाई होती है, मतलब प्रॉपर्टी की सबसे ज्यादा, वो क्यों हाई होती है सबसे ज्यादा? 6% स्टैंडर्ड है उनका। गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी की जो मतलब है कि 4.9% और 1% जो रजिस्ट्रेशन है, 1% रजिस्ट्रेशन है एंड 4.9% स्टैम्प ड्यूटी है। अगर लेडीज के नाम पे करते हो तो 1% आपका रजिस्ट्रेशन भी निकल जाता है, रिबेट मिलता है फिर? भरना ही नहीं पड़ता है लेडीज के नाम पे। अगर सिंगल लेडी है तो उसके नाम पे अगर आप लेते हो, उनके नाम पे दस्तावेज करवाते हो, तो आपको 5% ही पे करना है। और आप मैन के नाम पे लेते हो या आप किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल ज्वाइंट नाम पे लेते हो, तो आपको 6% स्टैम्प ड्यूटी रहता है। और कौन कौन सा है कैसे जिससे प्रॉपर्टी पे पैसा बचाया जा सकता है? जैसे आपने बताया ना, एक लेडीज के नाम पे ले लो तो 1% कम हो जाएगा। दूसरा तो कोई भी चीज़ नहीं है जो आप बचा सकते हो, तो वो एक ही यही चीज़ है। अच्छा, एक बैंक वाले बहुत बोलते हैं कि 90% लोन दे देंगे, बट करते 80% ही है। नहीं नहीं, एक्चुअल में तो गवर्नमेंट बैंक का तो बैंक में आप प्रॉपर्टी वैल्यू के 150% भी लोन करवा सकते हो। कैसा? आप उस पे फर्नीचर का भी फंडिंग ले लो। आपका जो फ्लैट है वो 1 करोड़ रुपए का है, बट आप उसको वहां पे दिखाओ कि भाई मेरे को 30 लाख का फर्नीचर भी करना है, तो एडिशनल फंडिंग कर सकते हो। तो आप 1 करोड़ के फ्लैट पे 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 50 लाख का फंड आपको मिल सकता है। तो पहले 80 लाख मिलेगा, पहले 80% मिलेगा, फिर उसके बाद में फर्नीचर लोन ले लो। नहीं, फर्नीचर लोन नहीं। आपने आज लोन करवाया, आज आपने लोन के लिए रखा, 1 करोड़ का फ्लैट है, आप 1 करोड़ पे 10% आपने पे किया, 90% फंडिंग तो दे दिया पर उन्होंने। देते नहीं ना 90%, नहीं देते सर, 80% ही होती है। देते सही में देते हैं बैंक? 100% देते हैं। 150% लोन करती है बैंक। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पे 150 करोड़? 1 करोड़ 50 लाख तक फंडिंग बैंक करती है। कौन सा बैंक कर रहा है ऐसा? सर आप मेरे को बोलो कोई भी बैंक, आपको जो जो आपको ठीक लगे, मैं आपका आपके फ्लैट पे 150% करा दूं। ये मैंने तो देखा नहीं ऐसा। मैं आपको, अगर मेरे को आपकी जरूरत पड़ी तो आपको रीच आउट करूंगा मैं। अरे सर मेरे को कभी भी कॉल करना। अच्छा रोशन जी, बात बताओ कि अगर किसी का पैसा है अच्छा खासा, तो उसको एक मेट्रो सिटी में घर खरीदना चाहिए कि एक टियर 2 टियर 3 सिटी में घर खरीदना चाहिए? आपको अच्छा लाइफस्टाइल जीना, फर्स्ट क्या आपकी नीड क्या है। पैसा अच्छा खासा है आपके पास, आप इन्वेस्टमेंट का प्लान सोच रहे हो या खुद प्लान कर रहे हो रहने का। सेकेंड थिंग, अगर आप खुद प्लान कर रहे हो रहने का, तो आप मेट्रो सिटी में प्लान करो, बिकॉज ऑफ रीज़न वहाँ की लाइफस्टाइल आपको अच्छी मिलेगी। आप वहाँ पे अच्छे लोग को कनेक्ट कर पाओगे, वहाँ से आपका धंधा अच्छा बन सकता है, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अच्छा काम बनेगा। तो मेरा ये मानना है मेट्रो सिटी में लेना चाहिए। रोशन जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको डेवलपर बनना है तो कहाँ से शुरुआत करे वो? अगर फर्स्ट जनरेशन है तो मेरा मेरा पर्सनल मानना है कि उसको एज अ पहले तो है ना कंसल्टिंग चालू करना चाहिए। रीज़न कि वहाँ से उसको बहुत नॉलेज मिलेगा कि क्या प्रोसेस होता है। पैसा उसके पास है, बट उसको वहाँ से चालू करना चाहिए, बिकॉज ऑफ वहाँ से उसको नॉलेज इतना मिलेगा। एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के वहाँ पे जाना चाहिए, उसको वहाँ से नॉलेज गेन करना चाहिए। देन आफ्टर उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपर बनना चाहिए। 100% बन सकता है, और पैसे भी कमा सकता है आपको? 100% बॉस। दुबई में करे कि इंडिया में करे? राइट नाउ दुबई बूम, रियल एस्टेट मार्केट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइट नाउ अभी आप देखो तो दुबई में बहुत बूम कर रहा है कि भाई एक दिन में पूरा का पूरा टावर बिक जा रहा है। अभी राइट नाउ आप देखो तो बैंगलोर पे, अभी पुणे में आप देखो ट्रम्प टावर, सेम डे बुक, सेम डे बुक। अभी मैं अभी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूँगा, राइट नाउ अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए बिकॉज ऑफ रीज़न 2036 का ओलंपिक वो अहमदाबाद में आ रहा है, और बीड 3 दिन पहले ही हमने की है और अपने को मिल गया है। और 2036 की तैयारी अहमदाबाद में ऑलरेडी चालू है। वो लेवल का स्टेडियम, वो लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 स्टार होटल सब बनना चालू हो गए। इवन वहाँ के रोड भी आप देखो ना डस्ट फ्री है। पूरी दुनिया के लोग आएंगे वापस, इसलिए यस, रेंट पे देके भी कमा खा सकते हो। बहुत अच्छा कर सकते हो। और बढ़िया सर। रोशन जी,
आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपका प्रोजेक्ट भी धड़ाधड़ बिक जाए, और जो स्ट्रगल आपने सहन किया है, जो जहाँ से आप आए हो, तो उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई हो आपको पहले तो। बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, और करते रहिए ऐसे, एक प्लेट हमारे नाम करके जाइए। नहीं नहीं, श्योर श्योर। बहुत बढ़िया सर। अभिषेक भाई, एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि अहमदाबाद में आपको शायद पता है, गिफ्ट सिटी, यू नो गिफ्ट सिटी एंड धोलेरा स्मार्ट सिटी। इंडिया में फर्स्ट स्मार्ट सिटी जो बन रहा है वो धोलेरा बन रहा है। आप वहाँ पे देखोगे अभी तो टाटा का फुल फ्लो में काम चालू है। स्मार्ट सिटी आप धोलेरा में अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट उसके रोड रास्ते सारे बन चुके हैं, और मैं बोलूँ तो फ्यूचर है वो धोलेरा। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलूँगा कि अगर कोई प्लान करता है इन्वेस्टमेंट का तो धोलेरा में प्लान करना चाहिए, क्योंकि राइट ना वहाँ पे लैंड की कॉस्टिंग अभी बहुत कम है, बट गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रही है उसको। बट ये धोलेरा स्मार्ट सिटी का तो स्कैम हुआ है, 2 भाइयों ने किया, राजस्थान के 2 भाइयों ने। मल्टी लेवल मार्केटिंग करके वो लोगों ने किया है, बट जेन्युइनली आपको वहाँ पे विजिट करना चाहिए, आपको वहाँ पे विजिट करके लैंड कंफर्म करना चाहिए एंड देन आफ्टर टोकन देना चाहिए उसको। और जिस दिन आप पैसा दे रहे हो बानाखत कर लो, रजिस्टर बानाखत। आप क्यों नहीं करते हो? अगर किसी को आप पैसा दे रहे हो तो आप रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाते हो? वहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि 2700 करोड़ का स्कैम कर दिया अभी लोगों को ये। अब इसमें क्या होता है, समटाइम मैं ये मानता हूँ कि लोग बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। आपको लगता है 2700 करोड़ रुपया इजी वे में किसी ने पैसा दे दिया? बहुत लोगों ने तो दिया होगा। बहुत लोगों ने दिया 100%। बट वो कहीं ना कहीं स्कैम क्या होता है कि 500 करोड़ का है, 600 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, लेकिन वो बहती गंगा में, फॉर एग्जांपल अभिषेक भाई आपने बोला यार मेरा 50 करोड़ गया, उसने बोले यार मेरे तो 200 गए, उसने बोला 600 गए, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं है 2700 करोड़ का स्कैम हुआ। बट 100% से स्कैम हुआ है। बट ये मैं बोल रहा हूँ आपको आपके माध्यम से कि धोलेरा में अगर आप प्लान कर रहे हो तो वहां पे आप लैंड देखो ना। आप अच्छे डेवलपर है वहां पे, आप टॉप डेवलपर से क्यों माल नहीं लेते हो? बिकॉज ऑफ रीजन प्राइस हाइक है, प्राइस ज्यादा है उसका। तो टॉप डेवलपर में ये 100% आपको रहेगा कि आपको थोड़ा पैसा तो ज्यादा देना पड़ेगा, ब्रांड वैल्यू देना पड़ेगा। लोगों को ऐसा है कि भाई मैं सस्ते में ले लूं, तो सस्ते में बॉस आपको ऑलवेज ऑलवेज आपको तकलीफ आएगी। अगर आप मर्सिडीज प्लान कर रहे हो ना तो आपको पैसा भी मर्सिडीज का ही देना पड़ेगा। वो फिर ना आप सोचोगे मैं किया का पैसा दूं और मर्सिडीज यूज करूं, तो हाउ कैन पॉसिबल? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ जाके देखना है, मतलब वहाँ जाके देखना है, ढंग से रजिस्ट्री करानी, चीज़ों को देखना है, उसके बाद ही सारा काम करना है। और मैं भी ऑडियंस पे ये बोलता हूँ, जो देख रहे हैं तो वो पूरा सोच समझ के विचार के ही सारा काम करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच।